नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, आज हमारी जो कार्यशाला है वो स्त्रीलिंग पर होगी। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था लिंग जेंडर, जिस पर आज तीसरी कार्यशाला होगी और वो है स्त्रीलिंग। हम लिंग की परिभाषा, उदाहरण और लिंग के भेद पढ़ चुके हैं साथियों। आज जो हमारी कार्यशाला होगी वो है साथियों दूसरा भेद जो है वो है स्त्रीलिंग। ठीक है साथियों, स्त्रीलिंग क्या होता है जरा हम बात कर लेते हैं साथियों। पहले जैसा कि नाम से ही विदित हो जा रहा है कि संज्ञा के वे शब्द जिनसे स्त्री जात, मादा जाति, स्त्री जात अथवा मादा जाति के होने का बोध होता है, ऐसे संज्ञा वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहा जाता है। संज्ञा के वे शब्द जिससे संज्ञा की मादा जाति के होने का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण की बात करें साथियों, तो जैसे हम लिख दे रहे हैं गाय, भैंस, सीता, गीता, महिमा, गरिमा इत्यादि। ठीक साथियों, ये जो नाम है अपने आप में ही बता ले रहे हैं कि ये स्त्रियों के नाम, इनसे स्त्री जात का ही बोध हो रहा है। साथियों, आज का जो दौर है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दौर चल रहा है। खास करके जो साथी बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हिंदी भाषा से संबंधित विषय पर बात कर रहा हूँ, व्याकरण की बात कर रहा हूँ साथियों। तो जो साथी बीपीएससी जूनियर टीजीटी पीजीटी में हिंदी से शिक्षक बनने का सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है साथियों। आप यूट्यूब के सर्च बार में जाइए, हिंदी जगत 0406 टाइप करिए, सर्च करिए, आपको ये चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए और तकरीबन हिंदी से संबंधित वर्णमाला, शब्द विचार पर टॉपिक पड़े हुए हैं, आप उन्हें देखिए, लिखिए, देखिए और उसे समझने का प्रयास करिए। जो कुछ न समझ में आता हो आप कमेंट दे दीजिएगा, कमेंट में वो डाल दीजिएगा, ये टॉपिक छूटा हुआ है, ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको वो टॉपिक पढ़ाया जाए। साथियों, फिर से देखते हैं स्त्रीलिंग। संज्ञा के वे शब्द जिससे संज्ञा की मादा जाति के होने का बोध होता है, संज्ञा के वे शब्द जिससे संज्ञा के मादा जाति के होने का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं साथियों। गाय, भैंस, सीता, गीता, महिमा, गरिमा इत्यादि ये जो नाम है साथियों, इन नामों से ये पता चल जा रहा है कि ये स्त्री जात या मादा जात की बात हो रही है। ठीक साथियों, अब
बहुत सारे स्त्रीलिंग के नाम हैं, हम उन नामों को कैसे पहचानेंगे कि ये सब स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? तो हमने पुल्लिंग में, जब हमने पुल्लिंग पढ़ा तो वहाँ कुछ नियम, कुछ शर्तें पढ़ ली हमने। हमने जान लिया कि भाई ये जो चीज़ है हम आसानी से इस आधार पे पहचान सकते हैं कि भैया ये स्त्रीलिंग होंगे, इनके अंतर्गत जो आएगा वो स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो हमने पुल्लिंग को पढ़ लिया। अब ऐसे ही पढ़ेंगे कि नियम, और उन नियमों के अंतर्गत जो आएगा वो स्त्रीलिंग होगा साथियों, जैसे आपने पुल्लिंग के लिए पढ़ा है। तो हम नियम की बात करते हैं, तो नियम हम अभी की तरफ चलते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। नियम नंबर 1 कह रहा है कि नदियों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। नदियों के नाम प्रायः, सॉरी साथियों, स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब साथियों हम अगर जैसे की बात कर लें तो जैसे में आप देख लीजिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, शारदा, रावी, झेलम इत्यादि। साथियों यहाँ अपवाद भी है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप अपवाद वहां भी पढ़ रहे थे, नदियों को लेकर के भी अपवाद है। जैसे सिंधु नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र और दामोदर नदी को पुल्लिंग माना जाता है। दामोदर नदी को क्या माना जाता है साथियों? पुल्लिंग कहा जाता है या पुल्लिंग माना जाता है साथियों, ठीक है। सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र और दामोदर नदी को पुल्लिंग कहा जाता है। पहला नियम कहता है कि नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, शारदा, नहर की बात कर रहे हैं, नहर भी मान लीजिएगा, नहरों का जो नाम है प्रायः वो भी है। और अगर वो नहर का नाम किसी पुरुष के नाम पर रखा गया तो उसमें पुल्लिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रावी, झेलम इत्यादि जितनी भी नदियां हैं ये सभी की सभी जो होती हैं स्त्रीलिंग होती है, किंतु अपवाद स्वरूप सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, दामोदर को पुल्लिंग कहा जाता है साथियों। चलिए हम अगले नियम की तरफ चलते हैं साथियों। अगला नियम हमारा ये है कि नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, हम साथियों उदाहरण की बात करते हैं। जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आदि, ये जो है स्त्रीलिंग है। यहां भी साथियों अपवाद है। हाँ, बहुत जरूरी है अपवाद जानना, अपवाद क्या है। अपवाद में साथियों पुष्य व अभिजीत जो है, अभिजीत जो है ये क्या है साथियों? हाँ बिल्कुल सही, ये जो है ये पुल्लिंग है। पुष्य और अभिजीत नाम के जो नक्षत्र हैं ये पुल्लिंग माने जाते हैं। नक्षत्रों की संख्या कितनी है साथियों? 27 नक्षत्रों की बात की जाती है। तो 27 में पुष्य और अभिजीत पुल्लिंग है, बाकी के शेष जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है साथियों। अगला है साथियों
तिथियों के नाम तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों पर ध्यान दीजिएगा साथियों, जो तिथियां होती हैं जिनसे हमारे सनातन धर्म में, सनातन व्यवस्था में जो हमारे तीज त्योहार पड़ते हैं वो तिथियों के अनुसार पड़ते हैं, और बाकी की छुट्टियां कैलेंडर जो दर्शाई जाती है वो आधुनिक कैलेंडर के हिसाब से दिखाई जाती है। लेकिन जो त्योहार मनाने की प्रथा है हमारे यहाँ, जो प्रचलन है, जो व्यवस्था है, वो सनातन व्यवस्था की जो है वो तिथियों के हिसाब से, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि। साथियों इस प्रकार से जो 30 तिथियां बनी हुई हैं, जो तिथियों के नाम होंगे वे सब के सब क्या हो जाएंगे साथियों, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। यहाँ कोई अपवाद नहीं है साथियों, ठीक है। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अगला है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, खास करके यूपी टेट में। अगला नियम कह रहा है नंबर 4, भाषाओं व बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। दुनिया में जो कोई भी भाषा है, जो कोई भी बोली है, उनका नाम है तो वो संज्ञा है, और यह संज्ञा जो होगी वो स्त्रीलिंग में होगी। ठीक साथियों, दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं का कोई ना कोई नाम है, और नाम है तो वो संज्ञा है, और संज्ञा में यदि लिंग की बात की जाएगी तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, चाहे वो भाषा हो चाहे वो बोली हो, वो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। उदाहरण के रूप में हम कुछ भाषाओं के नाम जान लेते हैं, खास करके पहले शुरुआत करते हैं अपने यहाँ से ही। हिंदी भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, बुंदेली, बघेली, नेपाली इत्यादि। ठीक है साथियों, यहाँ पे कोई अपवाद नहीं है, बस आपको ध्यान रखना कि भाषाओं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो कोई भी भाषा है, जो कोई भी बोली है, यदि वो बोली जा रही है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, यदि नाम है तो वो संज्ञा है, और संज्ञा में लिंग की बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा साथियों, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पांचवा जो टॉपिक है वो आप सबके घरों से संबंधित है, हमारे भी और आपके भी। यानी हम बात करने वाले हैं मसालों पर। मसाले से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं वो प्राय स्त्रीलिंग होती है साथियों। हाँ, जो पांचवा है हमारा वो है मसाले से संबंधित वस्तुएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है। हाँ बच्चे ध्यान रखिएगा, जहां प्रायः लग रहा है ना, हाँ वहां कोई ना कोई विडंबना है, कोई ना कोई बात अवश्य है साथियों। ठीक है, अब हम यदि उदाहरण की बात करते हैं साथियों, देखिए मसाले सबके घरों में होते हैं, आपने उनके नाम भी सुन रखे हैं। तो अधिकांश मसाले जो होते हैं साथियों वो स्त्रीलिंग होते हैं। 2 ही 4 मसाले हैं जो पुल्लिंग होते हैं। तो हम पुल्लिंग आपको जो स्त्रीलिंग है वो सब तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत सारे होते हैं। हाँ पुल्लिंग जो है 2-4 उनके नाम लिख देंगे, तो बाकी उनके अलावा जो आता है वो स्त्रीलिंग होगा, आप आसानी से बिल्कुल सत्य पहचान लेंगे। ठीक है, जैसे लौंग
इलायची, मिर्च, कोई मिर्च हो, हरी मिर्च हो, काली मिर्च हो, लाल मिर्च हो, सब के सब, हल्दी, दालचीनी, चिरौंजी, जावित्री, सुपारी, हींग, इत्यादि। साथियों ये जो है स्त्रीलिंग है। मैं आपको बता दे रहा हूं जो पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग 2 ही 4 हैं, इन्हें आप जान लेंगे तो आसानी से आप स्त्रीलिंग की पहचान कर लेंगे। साथियों धनिया, जीरा, तेज पत्ता, केसर, कपूर, ये जो है साथियों हाँ बिल्कुल साथियों, ये क्या है? पुल्लिंग है। ये क्या है? सबके सब पुल्लिंग है। ठीक है साथियों, धनिया, जीरा, तेज पत्ता, केसर, कपूर, नहीं इसकी बात मत करिए कि धनिया आप अक्सर लोग अपनी पत्नी को इत्यादि को बोल देते हैं, इसका मतलब नहीं है कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। धनिया शब्द जो है वो मसाले की बात कर रहा है, पर्टिकुलर नाम है एक वस्तु विशेष का, तो ये स्त्रीलिंग सॉरी पुल्लिंग है साथियों। ठीक है, या किसी स्त्री के नाम रख देंगे तो नहीं, धनिया जो है, जो धनिया मूल है वो पुल्लिंग हो जाएगी, सॉरी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो धनिया जो मूल रूप में है वो पुल्लिंग होती है साथियों। और अगला है साथियों नंबर 6 जो हमारा है वो खाने पीने की चीजों से संबंधित है। हाँ, अब उसमें मसाला पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए, लेकिन जब खाने पीने की चीजें हैं तो भी प्राय जो होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। नंबर 6 खाने पीने की वस्तुएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है साथियों, हम उदाहरण पे बात कर लेते हैं। यानी खाने पीने की जो चीजें होती हैं, हमने आपको बताया था पुल्लिंग पाते समय कि द्रव्य जो होता है प्रायः पुल्लिंग होता है, लेकिन उन द्रव्यों से ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में होते हैं। तो द्रव अवस्था में अधिकांश जैसे दूध हो गया, और दूध में जब कुछ मिला के बनाया जाता, खीर बना दिया जाए, लस्सी बना दी जाए दही की उसकी, और रबड़ी बना दी जाए, ये सब क्या हो जाती है? स्त्रीलिंग हो जाती हैं। तो हम आज उसी बात करने वाले हैं। पूरी, पूरी का नाम सुने साथियों? बिल्कुल सुने होंगे। पूरी, सब्जी, कचौड़ी, पकौड़ी, चटनी, दाल, रोटी, चपाती, तरकारी, खिचड़ी, तहरी इत्यादि। इसी में साथियों आप रख सकते हैं बिल्कुल, हाँ हमने नाम उनका लिया और लिखा है लस्सी, रबड़ी, खीर, अब इत्यादि कर लीजिए। ठीक है साथियों, हाँ यहां भी कुछ अपवाद है साथियों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहां भी कुछ अपवाद है, हम उस अपवाद की बात कर ले रहे हैं। पराठा, हलवा, भात, पराठा, हलवा, भात, रायता, ये क्या है साथियों? ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है साथियों,
पराठा, हलवा, भात और रायता जो है वो पुल्लिंग होते हैं साथियों। तो ध्यान रखिएगा, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, वो प्रायः क्या होती हैं? हाँ, स्त्रीलिंग होती हैं। इसमें पराठा, हलवा, भात, रायता जो है वो पुल्लिंग है। तो आप जिन जिन में अपवाद लिखा हुआ है, तो यदि अपवाद याद कर लेते हैं तो अब नियम आपके दिमाग में हो गया कि खाने पीने से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? हाँ बिल्कुल, स्त्रीलिंग होती हैं। और अपवाद याद रखेंगे तो आसानी से आप पहचान जाएंगे। नंबर 7 है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये तत्सम संबंधित शब्दों से है, यानी संस्कृत की वे संज्ञाएं जिनके अंत में ता, इमा, अना, अरा, आ आदि प्रत्यय हो, वे स्त्रीलिंग संज्ञाएं होंगी। वे स्त्रीलिंग संज्ञाएं होंगी। जैसे अब हमें देखना है साथियों, ता प्रत्यय की बात कर रहा है। संस्कृत की वे संज्ञाएं, यानी संस्कृत के शब्द होंगे, यानी तत्सम शब्द होंगे, और तत्सम शब्दों में ऐसे शब्द जिनके अंत में ता लगा हो। अब हम बात कर लेते हैं साथियों, ममता, क्षमता, ये तत्सम शब्द है साथियों। इनके अंत में ता प्रत्यय लगा हुआ है और ये संज्ञा अब स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होती है और ये स्त्रीलिंग है। ठीक है साथियों। अगला कह रहा है कि यदि इमा प्रत्यय लगा हो तो भी, जैसे गरिमा, महिमा, ये भी स्त्रीलिंग है। अगला कह रहा है साथियों कि यदि अना प्रत्यय लगा हुआ है तो, जैसे वेदना, अर्चना। ठीक साथियों, अब कह रहा है कि यदि अड़ा प्रत्यय लगा हो, ठीक है, प्रेरणा, गवेषणा। साथियों इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ के रूप में आरओ यारो में भी और यूपीएससी में भी पूछा जा चुका प्रश्न है। गवेषणा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है खोज से, इसका संबंध खोज से होता है साथियों। अगला उदाहरण हमारा कह रहा है कि यदि आ प्रत्यय लगा होगा तो भी, संस्कृत की यदि संज्ञा है और उसके अंत में आ प्रत्यय लगा है तो भी वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है साथियों, जैसे व्यथा, कथा इत्यादि। ये रहे आपके कुछ संस्कृत के यानी हिंदी के जो तत्सम शब्द होते हैं उनमें आने वाले प्रत्यय और उनसे बनने वाली संज्ञाएं जो कि स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होती है, स्त्रीलिंग होती है। 8वां नियम साथियों हमारा है, अब जो हमारे हिंदी के तद्भव शब्द होते हैं या हिंदी के जो प्रत्यय होते हैं उनसे जो संज्ञाएं हैं और वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, हम उनकी बात करते हैं। हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में
ई टी नी ट वट हट आदि प्रत्यय हो वे स्त्रीलिंग होती हैं। हिंदी की वे संज्ञाएं, हिंदी की यानी हिंदी भाषा के वे संज्ञाएं जिनके अंत में ई टी नी ट वट हट आदि प्रत्यय हो या इन प्रत्ययों से बने हुए जो संज्ञात्मक शब्द होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं साथियों, उदाहरण पे पहला हमारा प्रत्यय है ई प्रत्यय, रस्सी। इसके पहले अभी हमने पढ़ा था खाने पीने की जो चीजें होती हैं उसमें प्राय स्त्रीलिंग होती है, जिसमें हमने आपको बताया था लस्सी, रबड़ी, वहां भी ई प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है साथी। ठीक है, तो रस्सी, रस्सी का पर्यायवाची भी आप पर्यायवाची भी कह सकते हैं डोरी, नाली, नारी। अब हम बात करते हैं ती प्रत्यय के साथियों, जिनमें हाँ बिल्कुल गति, मति। नि प्रत्यय की बात करते हैं हानि, ग्लानि। ट प्रत्यय की बात करते हैं झंझट। वट प्रत्यय की बात करते हैं मिलावट, सजावट। और अगला है हट प्रत्यय, आहट। घबराहट इत्यादि। ये सभी संज्ञाएं क्या है साथियों? हाँ, ये सभी संज्ञाएं स्त्रीलिंग हैं। आहट, पहले यह जब दूरदर्शन का चैनल हुआ करता था तो आहट एक धारावाहिक आया करता था, और यह धारावाहिक कैसा होता था? नई नई कहानियों के साथ, थोड़ा डरावना होता था। ठीक है साथियों, अब अगर यदि आपकी समझ में नहीं आता है कि हम कैसे पहचानेंगे, अगर ये नियम भूल गया कि हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में ई टी नी ट वट हट आदि प्रत्यय हो वो स्त्रीलिंग होंगी, तो कैसे याद रखा जाए कि ये स्त्रीलिंग ही है? साथियों, जिसकी पहचान करनी होती है वो मुख्य होता है। जिसकी पहचान करनी होती है वो क्या होता है साथियों? मुख्य होता है। शब्द है संज्ञा का, वो उसमें ही करता रहे। क्या रहे? यानी मुख्य शब्द के आधार पर ही निर्भर एक वाक्य बनाया जाए और क्रियाएं बता देंगी कि वो शब्द पुल्लिंग का है अथवा स्त्रीलिंग का है। जैसे हमने रस्सी को लिया, अगर आपकी समझ में नहीं आता है कि रस्सी स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग है, अब इससे वाक्य बनाइए। रस्सी फेंकी जाती है। दूसरा कोई ऑब्जेक्ट मत रखिएगा साथियों। यदि ऑब्जेक्ट रखेंगे यानी कोई कर्म डाल देते हैं और वाक्य कर्म की प्रधानता पर निर्भर हो जाएगा, तो क्रिया कभी भी नहीं बता पाएगी कि आपकी जो रस्सी है वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा यहाँ बात कर ले रहे हैं, जब हम वाक्य पढ़ाएंगे और क्रिया पर बात करेंगे तो ये जो संशय है यह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब रस्सी फेंकी जाती है, क्या कहिए? रस्सी पकड़ी गई, पकड़ी जाती है, रस्सी पकड़ा नहीं जाता। ठीक है, फेंका नहीं जाता। तो मोटी रस्सी को ग्रामांचल में
ग्रामीण परिवेश में रस्सा शब्द से संबोधित किया जाता है, जो कि गलत है। कभी भी यदि आपके समक्ष भाषा में पैराग्राफ दिया हो, कोई सारांश हो और उसमें रस्सा शब्द का यदि प्रयोग किया गया है तो यह जानिएगा कि वह शब्द त्रुटिपूर्ण है, अशुद्ध शब्द है। मूल नाम रस्सी ही होता है, चाहे वो पतली हो अथवा मोटी हो, छोटी हो अथवा बड़ी हो। ठीक है, एक विशेष प्रकार की बांधने की जो वस्तु है जिसे हम रस्सी कहते हैं, उसका कोई भी दूसरा नाम रस्सा नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करिए, मुख्य शब्द से ही मुख्य शब्द पर निर्भर एक वाक्य बनाइए। कर्म को बिल्कुल कर्म का प्रवेश मत कराइएगा। अगर कर्म का प्रवेश करा देते हैं वाक्य में, तो यदि वाक्य कर्म की प्रधानता पर निर्भर हो जाएगा तो क्रियाएं कर्म के अनुसार चलने लगेगी और जो आपका मूल शब्द है उससे आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि वो स्त्रीलिंग में अथवा पुल्लिंग में। ठीक है, अगला है साथियों, नौवां है स्त्रीलिंग से संबंधित जो हमारा नियम है वो ये है, क्योंकि हिंदी भाषा साथियों ऐसी है कि यह अपने साथ बहुत से भाषा के शब्दों को समाहित की हुई। जो जो भाषा इससे मिलती गई उनके कुछ खास विशेष शब्दों को वह ग्रहण करती गई और भाषा अपनी भाषा का विस्तार करती गई। तो साथियों ध्यान रखिएगा, नवा नियम ये कहता है, खास करके हम अरबी फारसी की बात करते हैं, इनका प्रयोग हिंदी में बहुत ज्यादा होता है साथियों। अरबी फारसी की वे संज्ञाएं, हाँ संज्ञा वहां भी होंगी साथियों, ध्यान रखिएगा, संज्ञा के रूप में ही उन शब्दों का प्रयोग होता है। अरबी फारसी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में त अथवा श प्रत्यय हो स्त्रीलिंग होती हैं। उदाहरण के रूप में साथियों ध्यान रखिएगा, जैसे हम त पे कुछ बात करते हैं, खास करके बात करते हैं साथियों अदालत, मोहब्बत, इज्जत, लानत, नफरत, आफत, ये सभी की सभी संज्ञाएं साथियों हैं जिनके अंत में त आया हुआ है, ये स्त्रीलिंग संज्ञाएं। अब हम बात करते हैं ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में स, हिंदी का तालव्य श जिनके अंत में आता है, जैसे कशिश, मालिश, सिफारिश, तलाश, गुंजाइश इत्यादि। अरबी फारसी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में त अथवा श यानी तालव्य श प्रत्यय के रूप में हो स्त्रीलिंग होती है, जैसे अदालत, मोहब्बत, इज्जत, लानत, नफरत, आफत, कशिश, मालिश, सिफारिश, तलाश, गुंजाइश, ये सभी संज्ञाएं साथियों स्त्रीलिंग हैं। आज की कार्यशाला स्त्रीलिंग के रूप में समाप्त हुई साथियों। लिंग शीर्षक पर हम 3 कार्यशाला देख चुके हैं। पहली कार्यशाला में लिंग, परिभाषा, भेद के बारे में जाने, दूसरी में पुल्लिंग के बारे में, और तीसरी कार्यशाला जो आज की है उसमें हम स्त्रीलिंग के विषय में जाने। एक नोट पर हमें बात करनी है, जी नहीं 2000 का नोट नहीं है,
नोट यानी विशेष तथ्य, विशेष बात है। साथियों ध्यान रखिएगा कि लिंग सदैव संज्ञा शब्दों में ही पहचान किया जाता है। हाँ, यानी लिंग संज्ञा शब्दों का ही होता है, चाहे वो किसी भी रूप में देखा जाए, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि में लिंग नहीं होता। संज्ञा के अनुसार ही सर्वनाम, विशेषण और क्रियाएं अपना अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूं साथियों, राम, सीता, ये दोनों की दोनों संज्ञाएं हैं, एक पुल्लिंग संज्ञा है और एक स्त्रीलिंग। राम अच्छा लड़का है, सीता अच्छी लड़की है। राम पुल्लिंग, सीता स्त्रीलिंग। राम के अनुसार जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है वो पुल्लिंग के रूप में हुआ है, ठीक है। और सीता के अनुसार जब विशेषण आया तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग के रूप में हो गया। अब राम की जगह यदि हम लिखते हैं वह अच्छा लड़का है, सर्वनाम चल रहा है, फिर लिखते हैं वह अच्छी लड़की है, तो यहां जो संज्ञा है ये भी अपना रूप क्या कर लेगी, बदल लेगी। ठीक साथियों, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में लिंग भेद या लिंग परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा के अनुसार ही अकारांत का अ या आकारांत का ईकारांत एकारांत के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है साथियों, अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा साथियों नंबर 4, लिंग से संबंधित ही कार्यशाला होगी, जो होगी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। यह होगी हमारी चौथी कार्यशाला साथियों। 3 कार्यशाला जो समाप्त हो चुकी है, आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोट करते रहिए, एक साथ नोट्स बनाते रहिए। बीपीएससी के थ्रू फिर से ठीक ठाक कहा जाए तो एक अच्छी वैकेंसी है, आप तैयारी करते रहिए। इस बार आप सभी को सफलता दें। जय हिंद, जय भारत।